नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारे इस समाचार बुलेटिन में। मैं हूं निखिल सिंह और आइए देखते हैं सबसे पहले इस घंटे की क्या है हेडलाइंस। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में पंचकूला में होगी भाजपा कार्यकारिणी की बैठक। अमित शाह कार्यकर्ताओं को देंगे जीत का मंत्र। जदयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की आज नई दिल्ली में होगी बैठक। विधानसभा चुनाव की रणनीति समेत कई अहम मुद्दों पर होगा मंथन। शराब नीति मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को आज दिल्ली कोर्ट में किया जाएगा पेश। 3 दिन की सीबीआई हिरासत आज हो रही है खत्म। एनटीए ने की यूजीसी नेट समेत 3 परीक्षाओं की नई तारीखों की घोषणा। 21 अगस्त से 4 सितंबर के बीच आयोजित होगी यूजीसी नेट परीक्षा। एनसीईटी 10 जुलाई और सीएसआईआर नेट के 25 से 27 जुलाई के बीच होंगे एग्जाम्स। श्री अमरनाथ यात्रा आज से शुरू। 4603 श्रद्धालुओं का पहला जत्था बाबा बर्फानी के करेगा दर्शन। शिव भक्तों में भारी उत्साह। और टी20 विश्व कप के खिताबी मुकाबले में आज भारत और दक्षिण अफ्रीका होंगे आमने सामने। भारत की नजर दूसरी बार खिताब पर कब्जा करने की होगी और वहीं दक्षिण अफ्रीका पहली बार किसी आईसीसी टूर्नामेंट में खेलेगी फाइनल मैच। तो सबसे पहले बात करते हैं बीजेपी की चुनावी रणनीति की। हरियाणा के विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी बीजेपी लगातार उसमें बैठकों का दौर जारी है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भाजपा कार्यकर्ताओं में जोश भरने के लिए आज हरियाणा के दौरे पर आ रहे हैं और अमित शाह पंचकूला में प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। इस बैठक में हरियाणा के मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री और विधानसभा चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान, सह चुनाव प्रभारी विप्लव कुमार देव, केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल समेत तमाम बड़े नेता शामिल होंगे। बैठक में अमित शाह कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र देंगे। और लोकसभा चुनाव के बाद पहली बार बिहार के सीएम नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक आज नई दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब में हो रही है। बैठक की अध्यक्षता खुद नीतीश कुमार करेंगे। इससे पहले शुक्रवार को ही दोपहर में वो दिल्ली पहुंच चुके हैं। पार्टी के सभी केंद्रीय मंत्री, बिहार सरकार के मंत्री, सांसद, विधायक और प्रदेश अध्यक्ष समेत लगभग कार्यकारिणी के 100 से ज्यादा सदस्यों की भी दिल्ली पहुंच चुके हैं। माना जा रहा है कि इस बैठक में लोकसभा चुनाव के परिणाम के साथ ही 2025 में होने वाले विधानसभा चुनाव की रणनीति पर जदयू विचार विमर्श करेगी। इसके साथ ही कुछ महत्वपूर्ण फैसले भी लिए जा सकते हैं। ऐसी चर्चा है कि राज्यसभा सांसद संजय झा को पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बनाया जा सकता है। सीएम नीतीश कुमार 30 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करेंगे। इस दौरान बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव में सीट बंटवारे पर बात हो सकती है। आपको बता दें कि पहले दिसंबर 2023 में जदयू के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई थी। इस बैठक में लल्लन सिंह ने राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद छोड़ा था। इसके बाद पार्टी नेताओं ने नीतीश कुमार को राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद पर दोबारा बैठाया था। तो इस लिहाज से आज की बैठक बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है। और शराब नीति मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को आज दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया जाएगा। केजरीवाल की 3 दिन की सीबीआई हिरासत आज खत्म हो रही है। सीबीआई ने केजरीवाल की 5 दिन की रिमांड मांगी थी, जिसे कोर्ट ने केजरीवाल को 3 दिन की रिमांड पर भेजा था। गौरतलब है कि शराब नीति के कार्यान्वयन में कथित अनियमितताओं की शिकायतों के बाद उपराज्यपाल ने सीबीआई जांच की सिफारिश की थी। इससे पहले केजरीवाल को ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 21 मार्च को गिरफ्तार किया था। और मानहानि के एक मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट ने आज दिल्ली के मंत्री आतिशी को पेश होने के लिए बुलाया है। आतिशी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आरोप लगाया था कि बीजेपी द्वारा आम आदमी पार्टी के विधायकों को खरीदने की कोशिश की जा रही है। आतिशी के इन आरोपों को बीजेपी ने सरासर झूठ बताया था।
दिल्ली बीजेपी के नेता और प्रवक्ता प्रवीण शंकर कपूर ने आतिशी और अरविंद केजरीवाल के खिलाफ मानहानि का केस किया था। और केंद्रीय राज्य मंत्री और बिलासपुर लोकसभा क्षेत्र से सांसद लोखन साहू ने केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से मुलाकात की। केंद्रीय राज्य मंत्री ने बिलासपुर संभाग के रेलवे स्टेशनों पे कोविड काल से बंद ट्रेनों के स्टॉपेज की फिर से जो ट्रेनें जो स्टॉपेज थी जिनका, उनको फिर से बहाल करने की मांग की है। और ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी और उप मुख्यमंत्री कनक वर्धन सिंह देव और प्रवृत्ति परिंदा ने आज राजघाट पर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी। भाजपा के वरिष्ठ नेता ठाकुर रंजीत दास सहित अन्य सदस्यों ने भी बापू को नमन किया। और गुजरात में 1 जुलाई से लागू हो रहे 3 नए आपराधिक कानूनों को लेकर प्रशासन की तरफ से तैयारियां की जा रही है। गुजरात पुलिस के महानिदेशक विकास सहाय ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बताया कि गुजरात पुलिस 1 जुलाई से 3 नए आपराधिक कानूनों को लागू करने की तैयारी कर रही है। इसी को लेकर केयू बैंड के माध्यम से पूरे पुलिस बल को संबोधित किया जाएगा। उन्होंने जानकारी दी कि वो केयू बैंड के माध्यम से 11 बजे यानी कि अब ये संबोधन हो रहा होगा और वो पूरे पुलिस बल को संबोधित कर रहे हैं। और देश में 1 जुलाई से 3 नए आपराधिक कानून लागू होने जा रहे हैं। ये नए कानून लागू होने के बाद और देश में आईपीसी और सीआरपीसी की छुट्टी हो जाएगी। नए कानूनों में दंड की नहीं बल्कि न्याय पाने पर जोर दिया गया है। विशेष बात है कि नए कानून में आतंकवाद और राष्ट्रीय सुरक्षा जैसे खतरनाक अपराधों के मामलों में सजा को और सख्त बनाया गया है। इस रिपोर्ट में देखिए कि नए कानून में कैसे आतंकवाद से निपटने की फुल प्रूफ तैयारी की गई है। आतंकवाद से पीड़ित प्रताड़ित रहे हमारे देश के कानून में अब तक आतंकवाद को न तो परिभाषित किया गया था और न ही आईपीसी के तहत इसमें सजा का उल्लेख था। समय समय पर टाडा और पोटा जैसे विशेष कानूनों के जरिए आतंकवादियों और आतंकी गतिविधियों से निपटने की कोशिश होती थी। पहली बार आतंकवाद शब्द को भारतीय न्याय संहिता के तहत परिभाषित किया गया है। नए कानून के तहत भारत की एकता, अखंडता और सुरक्षा को खतरे में डालने, आम जनता या उसके एक वर्ग को डराने या सार्वजनिक व्यवस्था को बिगाड़ने के इरादे से भारत या किसी अन्य देश में कोई कृत्य करता है तो उसे आतंकवादी कृत्य माना जाएगा। इस दायरे में मृत्यु, चोट, संपत्ति को नुकसान, आवश्यक आपूर्ति में व्यवधान और बहुत कुछ शामिल है। आतंकवाद की परिभाषा में आर्थिक सुरक्षा शब्द को भी जोड़ा गया है। किसी सार्वजनिक पदाधिकारी को मौत के घाट उतारने का प्रयास आतंकवाद के दायरे में आता है। सार्वजनिक सुविधाओं या निजी संपत्ति को बम, डायनामाइट आदि से नष्ट करना अब आतंकवादी गतिविधि होगा। भारतीय न्याय संहिता की धारा 113 में आतंकी कृत्य का दोषी पाए जाने पर मौत की सजा या उम्र कैद हो सकती है। जो कोई भारत की एकता, अखंडता, संप्रभुता, सुरक्षा और आर्थिक सुरक्षा की प्रभुता को खतरे में डालता है और किसी भी वर्ग में आतंक फैलाने का प्रयास करता है, आइदर और साइड से, उसको आतंकवादी घटना कहा जाएगा। उसका विवरण दिया है। डायनामाइट, विस्फोटक पदार्थ, जहरीले गैस, न्यूक्लियर का उपयोग, ऐसी घटनाओं में जब कोई भी मृत्यु होती है तो ये घटना करने वाला आतंकवादी कृत्य में लिप्त माना जाएगा। भारत सरकार, किसी राज्य सरकार, विदेश की सरकार, अंतर्राष्ट्रीय सरकारी संगठन के सुरक्षा को बाधित करने वाले कृत्य भी आतंकवादी माने जाएंगे। आतंकवाद के खिलाफ कठोर कानून न सिर्फ आतंकियों पर नकेल कसने का काम करेगा बल्कि आतंकवाद से लड़ने और आतंकवाद से समझौता नहीं करने के हमारे दृढ़ संकल्प को भी पूरा करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और छत्तीसगढ़ से नक्सलवाद खत्म करने के लिए प्रदेश सरकार एक्शन प्लान बना रही है। शुक्रवार को छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने यूनिफाइड कमांड की बैठक ली। सीएम ने कहा कि सरकार लोगों तक नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में विकास को पहुंचाना चाहती है।
सरकार का फोकस नल्ला नार योजना के जरिए विकास कार्यों पर है। उन्होंने कहा कि इन क्षेत्रों में कनेक्टिविटी के विस्तार के साथ ही साथ दूरसंचार सहित अन्य सुविधाओं को बढ़ाने पर काम किए जाने का निर्देश दिया गया है। यूनिफाइड कमांड का बैठक था और सामान्यतः साल में एक बार ये बैठक होता है और इस बैठक में हमारे गृह मंत्री श्री विजय शर्मा जी उपस्थित थे। प्रदेश के सीएस, एसीएस होम, डीजीपी सहित सभी अधिकारी उपस्थित थे। विभिन्न विभागों के अधिकारी भी उपस्थित थे। सभी विभाग जो नक्सली पीड़ित क्षेत्र हैं वहाँ पर जो विकास के काम हो रहे हैं अपना प्रगति रिपोर्ट रखे और उस क्षेत्र में लगातार नए सुरक्षा कैंप स्थापित करके और नियत नल्ला नार योजना का शुरुआत करके लोगों तक सरकार की जो योजना है उसको पहुंचा रहे हैं। और नीट पेपर लीक मामले में सीबीआई सख्ती के साथ कार्रवाई कर रही है। लगातार इस मामले पर छापेमारी जारी है और इस मामले में एक के बाद एक गिरफ्तारियां की जा रही हैं। बिहार के हजारीबाग से गिरफ्तार ओएसिस स्कूल के प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल को लेकर जांच एजेंसी की टीम पटना पहुंच गई है। वहीं सूत्रों के हवाले से अब बताया जा रहा है कि सीबीआई की टीम बिहार से 7 लोगों को लेकर दिल्ली जाने का प्लान बना रही है। उन्हें दिल्ली में स्पेशल सीबीआई कोर्ट में पेश किया जाएगा, जहां सीबीआई 7 आरोपियों की रिमांड की मांग करने वाली है। इसके साथ ही ईओयू के द्वारा गिरफ्तार किए गए 13 लोगों को से सीबीआई पटना की बेऊर जेल में ही पूछताछ करेगी। बेऊर जेल प्रशासन के द्वारा कारागार परिसर में ही सीबीआई को पूछताछ के लिए एक कमरा उपलब्ध कराया गया है। वहीं एक दूसरे आरोपी रॉकी की गिरफ्तारी के लिए एजेंसी के द्वारा कई जगहों पर लगातार छापेमारी की जा रही है। और यूजीसी नेट 2024 की परीक्षाओं के लिए नई तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। यूजीसी नेट सहित 3 परीक्षाओं की तारीखों की घोषणा की गई है। इसमें एनसीईटी 2024, ज्वाइंट सीएसआईआर, यूजीसी नेट और यूजीसी नेट परीक्षा शामिल है। यूजीसी नेट परीक्षा की 21 अगस्त से 4 सितंबर के बीच में ये परीक्षा आयोजित की जाएगी। वहीं सीएसआईआर नेट परीक्षा 25 से 27 जुलाई के बीच आयोजित की जाएगी। हालांकि एनटीए ने इस बार परीक्षा के प्रारूप में बदलाव किया है। परीक्षा इस वर्ष ऑनलाइन कराई जाएगी। ये दोनों परीक्षाएं भारतीय विश्वविद्यालय और अनुसंधान संस्थान से लेक्चरशिप और रिसर्च फेलोशिप चाहने वाले उम्मीदवारों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। दरअसल 18 जून को यूजीसी नेट की परीक्षा के पेपर लीक के संकेत मिलने के बाद शिक्षा मंत्रालय ने इस परीक्षा को रद्द कर दिया था। और श्री अमरनाथ यात्रा आज से शुरू हो गई है। पुरुषों, महिलाओं और साधुओं सहित कुल 4,603 श्रद्धालुओं का पहला जत्था आज बाबा बर्फानी के दर्शन करेगा। आज सुबह दोनों रूट से पवित्र गुफा के लिए पहलगाम और बालटाल आधार शिविरों से तीर्थ यात्रियों ने प्रस्थान किया। बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए देश भर से आए शिव भक्तों में भारी उत्साह देखा जा रहा है। यात्रा को देखते हुए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। इसके साथ ही ड्रोन और सीसीटीवी कैमरों से यात्री वाहनों पर नजर रखी जा रही है। जम्मू श्रीनगर हाईवे पर हर 500 मीटर पर और 1 किलोमीटर की दूरी पर एक सुरक्षा चौकियां स्थापित की गई है और इन पर 24 घंटे हथियारबंद जवान तैनात रहेंगे। अमरनाथ यात्रा करीब 2 महीने तक चलेगी। और हर हर महादेव के जयकारों के बीच अमरनाथ यात्रा के लिए तीर्थयात्रियों का दूसरा जत्था आज सुबह सुरक्षा काफिले के से घाटी के लिए रवाना हो गया। 1881 यात्रियों का दूसरा जत्था 200 वाहनों के 2 सुरक्षा काफिलों में जम्मू के भगवती नगर यात्रा निवास से घाटी के लिए रवाना हुआ। और राजधानी दिल्ली में मानसून ने दस्तक दे दी है। मौसम विभाग ने आज भी बारिश का अलर्ट जारी किया है। दिल्ली के अलावा पूरे एनसीआर, हरियाणा, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड समेत देश के कई राज्यों में बारिश के आसार हैं।
देश के ज्यादातर इलाकों में मानसून अपना असर दिखा रहा है। बारिश के चलते लोगों को भीषण गर्मी से भी राहत मिली है। और दिल्ली के वसंत विहार में भारी बारिश के चलते निर्माणाधीन इमारत के गड्ढे में गिरे 3 मजदूरों के शव बरामद हो गए हैं। एनडीआरएफ की टीम ने शवों को बाहर निकाला। कल वसंत विहार इलाके में एक निर्माणाधीन इमारत के गड्ढे में 3 मजदूरों के गिरने की सूचना मिलते ही एनडीआरएफ, फायर ब्रिगेड और पुलिस अधिकारियों की टीम घटनास्थल पर पहुंची थी और रात से ही बचाव अभियान जारी था। और छत्तीसगढ़ में आज सरगुजा और बिलासपुर संभाग में हल्की से भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। इन इलाकों में 30 जून तक भारी बारिश की संभावना है। वहीं रायपुर, दुर्ग और बस्तर संभाग के कई जिलों में भी बारिश के आसार हैं। मौसम विभाग के मुताबिक प्रदेश में अब तक 110.2 मिलीमीटर बारिश हो चुकी है। कम बारिश के चलते प्रदेश के बांध 32% भर गए हैं। और असम में बाढ़ का कहर जारी है। राज्य में भारी बारिश के चलते परेशानी और बढ़ गई है। 5 जिलों में 383 गांवों में 1 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित हुए हैं। कल असम के बरपेटा जिले में एक और मौत की सूचना मिली है, जिससे इस साल बाढ़ में मरने वालों की संख्या बढ़कर 32 हो गई है। बाढ़ से कछार जिला सबसे ज्यादा प्रभावित है। यहां अभी तक 74,000 से अधिक लोग बाढ़ से पीड़ित और प्रभावित हैं। अकेले कछार जिले में 129 राहत शिविरों में 14,000 से अधिक लोग शरण उन्होंने ले रखी है। एनडीएमए के अनुसार कामरूप और डिब्रूगढ़ में बाढ़ से सबसे ज्यादा प्रभावित लोग हैं। वहीं जमा हुए पानी को निकालने के लिए प्रशासन द्वारा अलग अलग स्तर पर काम किया जा रहा है। आईएमडी ने अगले 5 दिनों के लिए उप हिमालयी पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश के अलग अलग हिस्सों पर मध्यम से बहुत भारी वर्षा का अनुमान लगाया है, जबकि अरुणाचल प्रदेश में आज अत्यधिक भारी वर्षा होने की संभावना है। और अयोध्या के नवनिर्मित रामपथ पर प्री मानसून बारिश के दौरान सड़क धंसने के मामले में योगी सरकार ने बड़ा एक्शन लिया है। योगी सरकार ने पीडब्ल्यूडी विभाग के 3 इंजीनियर्स को निलंबित कर दिया है, साथ ही जांच के आदेश दिए हैं। पीडब्ल्यूडी के प्रमुख सचिव अजय चौहान ने अधिशासी अभियंता ध्रुव अग्रवाल समेत 3 इंजीनियर्स को निलंबित कर दिया है। अयोध्या में पहली बारिश के बाद रामपथ पर जगह जगह गड्ढे बन गए थे। अधिकारियों की तरफ से इसके लिए बारिश को जिम्मेदार ठहराया गया था। फिलहाल रामपथ के धंसने की असल वजह सामने आई है। बताया जा रहा है कि इन हिस्सों में बहुत तेजी से काम किया गया। ऐसे में खुदाई के बाद मिट्टी की परतों के दबने की प्राकृतिक प्रक्रिया के लिए बहुत कम समय मिला, जिसके चलते भारी बारिश होने के कारण सड़क धंस गई। फिलहाल जल निगम ने सभी गड्ढों को भरवा दिया है। पीडब्ल्यूडी के सहयोग से मार्ग पर बने सीवर चैम्बर्स की निगरानी की जा रही है। और भारत ने कल कोलंबो प्रक्रिया की पहली बैठक की अध्यक्षता की। बैठक जेनेवा में अंतर्राष्ट्रीय प्रशासन संगठन के मुख्यालय में हुई। कोलंबो प्रक्रिया के अध्यक्ष के रूप में भारत की पहली बैठक थी। विदेश मंत्रालय के सचिव मुकेश परदेसी ने बैठक को संबोधित किया। उन्होंने कोलंबो प्रक्रिया के उद्देश्यों को आगे बढ़ाने और सदस्य देशों के बीच सहयोग बढ़ाने की भारत की प्रतिबद्धता पर जोर दिया। बैठक के दौरान भारत ने कोलंबो प्रक्रिया को और मजबूत करने के लिए प्रमुख प्राथमिकताओं और पहलों पर ध्यान केंद्रित करते हुए अगले 2 वर्षों के लिए एक कार्य योजना की रूपरेखा भी प्रस्तुत की। कोलंबो प्रक्रिया 2024 से 2026 के लिए भारत की प्राथमिकताओं में प्रक्रिया की वित्तीय स्थिरता की समीक्षा करना, नए सदस्य राज्यों और पर्यवेक्षकों को शामिल करके सदस्यता का विस्तार करना, तकनीकी स्तर के सहयोग को फिर से विकसित करने के साथ ही अन्य क्षेत्रीय प्रक्रियाओं के साथ ही बातचीत करना शामिल है। भारत ने कोलंबो प्रोग्रेस की स्थापना के बाद से पहली बार मई 2024 से 2026 के लिए इसकी अध्यक्षता संभाली है। हम आपको बता दें कि कोलंबो प्रक्रिया एक क्षेत्रीय परामर्श प्रक्रिया है जिसमें एशिया के 12 देश सदस्य हैं। कोलंबो प्रक्रिया सदस्य देशों के लिए विदेशी रोजगार के संबंध में सर्वोत्तम प्रथाओं और नीतियों को साझा करने के लिए एक मंच के रूप में कार्य करती है। और
मलेशिया के नागरिकों को भारत की यात्रा के लिए मुफ्त में ई पर्यटक वीजा दिया जाएगा। नागरिकों को 1 जुलाई 2024 से 30 जून 2025 तक भारत की यात्रा के लिए मुफ्त आधार पर दोहरी प्रविष्टि के साथ 30 दिवसीय ई पर्यटक वीजा दिया जाएगा। और खबर क्रिकेट के मैदान से, आईसीसी टी20 विश्व कप 2024 का विजेता कौन बनेगा, इस बात का फैसला आज हो जाएगा। भारत और दक्षिण अफ्रीका की टीम बारबाडोस के मैदान पर खिताबी जंग के लिए उतरेगी। बड़ी बात यह है कि दोनों ही टीमें अब तक प्रतियोगिता में अजेय रही है। ऐसे में फाइनल की लड़ाई और ज्यादा दिलचस्प और ज्यादा रोचक हो गई है। जीत के लिए बेताब और दमदार अंदाज के साथ रोहित शर्मा एंड कंपनी का विजय रथ अब फाइनल पड़ाव पर है, जहां सामने दक्षिण अफ्रीका है। टीम इंडिया ने अब तक तकनीकी रूप से, रणनीति की समझ से और टीम यूनिट के तौर पर खुद को परफेक्ट रखा है, लेकिन अब इन तीनों बातों का निचोड़ फाइनल में ट्रॉफी उठाकर ही पूरा होगा, जिसके लिए भारतीय टीम को बारबाडोस के मैदान पर एक बार फिर गेंद और बल्ले दोनों से बरसना होगा। बारबाडोस के पिच की बात करें तो यहाँ की पिच शुरुआत में पेसर्स और बीच में स्पिनर्स के मुफीद रहेगी। ऐसे में भारतीय गेंदबाजी को जहां जसप्रीत बुमराह की पेस से तो वहीं कुलदीप और अक्षर पटेल की फिरकी से एक बार फिर से दमदार आस रहेगी। बल्लेबाजी की बात की जाए तो हिटमैन सुपर हिट फॉर्म में आ चुके हैं। ऐसे में एक और शानदार पारी टीम को खिताब दिला सकती है। उम्मीद कोहली के विराट फॉर्म में लौटने की रहेगी। वहीं मध्य क्रम में सूर्या, पंत और हार्दिक की तिकड़ी का कमाल टीम इंडिया के लिए धमाल मचाता रहेगा। उधर दक्षिण अफ्रीका की बात करें तो टीम ने ग्रुप चरण में अपने सभी मैच जीते थे। इसके बाद सुपर 8 में भी टीम ने अपने तीनों मुकाबलों में जीत दर्ज की। सेमीफाइनल में टीम ने अफगानिस्तान को हराया। टीम जीत की इसी लय को अब बरकरार रखना चाहेगी। प्लेइंग 11 में दक्षिण अफ्रीका कोई बदलाव करे ऐसा दिखता नहीं। क्विंटन डिकॉक बल्ले से रन निकालने में कामयाब रहे हैं। वहीं गेंदबाजी में कागिसो रबाडा और तबरेज शम्सी जैसे नाम हैं, जिनसे इस टीम को खासी उम्मीद रहेगी। टी20 विश्व कप में दोनों टीमों के बीच अब तक 6 मुकाबले हुए हैं, जिसमें से 4 बार भारत ने बाजी मारी है, जबकि दक्षिण अफ्रीका के हाथ 2 बार बाजी लगी है। जाहिर तौर पर एक टीम ऐसी है जो पहली बार विश्व चैंपियन बनने का सपना देख रही है, तो दूसरी तरफ एक ऐसी टीम है जो दोबारा क्रिकेट के इस छोटे फॉर्मेट की बादशाहत को पाना चाहती है। मंच सज चुका है और खिताबी भिड़ंत में अब आमने सामने हैं इंडिया और साउथ अफ्रीका। दोनों ही टीमों के लिए ये करो और मरो की स्थिति है, क्योंकि दोनों ही टीमें बहुत सालों से एक आईसीसी टूर्नामेंट नहीं जीत पाई है। भारत का आखिरी आईसीसी टूर्नामेंट था 2013 का चैंपियंस ट्रॉफी, और उनका टी20 वर्ल्ड कप था जो सबसे पहला टी20 वर्ल्ड कप हुआ था 2007 में, जबकि साउथ अफ्रीका ने एक भी टी20 वर्ल्ड कप या फिर आईसीसी वर्ल्ड कप नहीं जीता। तो दोनों ही टीमों के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है, बहुत बड़ा मौका है इस टी20 वर्ल्ड कप को अपने नाम करने का। कैंपस एशिया शंकर के साथ मैं तापस भट्टाचार्य, दूरदर्शन समाचार, बारबाडोस। और आज भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच आईसीसी टी20 विश्व कप का फाइनल होने वाला है और ये काफ़ी रोचक और दिलचस्प होगा, इस बात की उम्मीद है। और इसे लेकर देश भर में एक उत्साह का माहौल है। बच्चे से लेकर बड़ों तक सभी आज होने वाले मैच का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। वहीं इंडिया के नाम के जयकारे हो रहे हैं, तो कहीं पूजा अर्चना कर भगवान से क्रिकेट मैच में इंडियन टीम के जीत की प्रार्थना की जा रही है। ऐसे में पूरे भारतवर्ष की निगाहें आज होने वाले मैच पर टिकी हुई हैं और सिर्फ लोगों को इंडियन टीम की जीत का इंतजार है। तो क्रिकेट के खुमार में डूब रहा है पूरा देश और आज शाम के फाइनल मुकाबले का इंतजार सभी को है। इस समाचार बुलेटिन में बस इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।